जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दोबारा रिमांड मंजूर हो चुकी है। उसी के साथ खबर आ रही है बिहार में फिर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे में। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल सहित 7 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। उसी के साथ खबर आ रही है आर्यन खान ड्रग्स केस से रिलेटेड अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी को एनसीबी ने फिर से एक बार आज तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगली खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने में काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसी के साथ समाचार आ रहे हैं पूर्व सीएम पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाकिस्तानी महिला मित्र के आईएसआई एजेंट होने की खबर आ रही है। काफ़ी विवादित मामला हो चुका है। उसी के साथ जानेंगे जिंद में एक दलित परिवार पर हमला हुआ है। दबंगों ने दलित परिवार पर हमला किया है। उसी के साथ जानेंगे सोने का हाल, सर्राफा बाजार का हाल, साथ ही में भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें हैं, सारी की सारी खबरें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 23 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो आज की पहली बड़ी खबर में जानेंगे पेट्रोल डीजल के प्राइस। महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे आम लोगों को फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार को लगातार चौथे दिन देश में तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। आज 23 अक्टूबर को तेल के दाम में 35 पैसे की वृद्धि दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार दिल्ली में पेट्रोल के दाम 107.24 रुपए पर पहुंच गए हैं। डीजल भी हर लीटर पर 35 पैसे महंगा होकर 95.97 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दोबारा रिमांड मंजूर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज शाम 5 बजे से 24 तारीख शाम 5 बजे तक चारों आरोपी पुलिस रिमांड में रहेंगे। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र है। विशेष अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने जांचकर्ताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंता राम की अदालत में अर्जी देकर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ को पुलिस रिमांड में भेजने का अनुरोध किया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अरमिंदर की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का आईएसआई से क्या है लिंक, कैप्टन का पलटवार, जानेंगे क्या है खबर में। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को कैप्टन अरमिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला मित्र व पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच के लिए कार्यवाहक डीजीपी इकबालप्रीत सहोता को आदेश दिए। रंधावा ने कहा कि कैप्टन अरमिंदर सिंह को बार बार आगाह करने के बावजूद उनकी पाक महिला मित्र 4.5 साल तक सरकारी कोठी में रह रही है। इस पर सिंह ने कांग्रेस नेता पर पलटवार कर कहा कि रंधावा अब निजी हमले करने का प्रयास कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी क्या आलम के आईएसआई के साथ किसी भी तरह के संबंध है या नहीं। पुलिस महानिदेशक को इस मामले को देखने को कहा गया है। देखते अगले समाचार। तो इस खबर में जानेंगे केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,361 नए मामले, 99 और मरीजों की मौत। केरल में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 99 और मरीजों की मौत हो गई तथा महामारी के 9,361 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 48,81,678 हो गए तथा मृतकों की संख्या 27,765 पर पहुंच गई। राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार आज 9,401 लोग ठीक हो गए हैं। अब तक कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद कुल 47,88,629 लोग ठीक हो चुके हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा अभी कोविड-19 के 80,892 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से केवल 9.8% ही अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा कि 211 वार्डों में साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात 10% से ज्यादा है। देखते अगले समाचार में है
सामाजिक बहिष्कार के बाद दलित पर हमला। जिंद हरियाणा से खबर आ रही है। छतरगांव में ऊंची जाति के लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। गांव में डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस तैनात। गांव छात्र में शुक्रवार देर रात सामाजिक बहिष्कार का असर फिर दिखाई दिया। अनुसूचित जाति के एक युवक विजय को ऊंची जाति के कुछ युवकों ने लाठी डंडों से पीटा। गंभीर घायल विजय 25 वर्ष उनकी जो उम्र है, उसको जिंद के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले में पुलिस ने गांव में ऊंची जाति के 3 युवकों को नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी नीतीश अग्रवाल, उचाना के एसडीएम डॉक्टर राजेश कौत, डीएसपी जितेंद्र भी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंच गए। रात को ही भीम आर्मी के सदस्य एसपी वसीम अकरम से भी मिले और पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, तो भीम आर्मी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। उसके साथ ही पुलिस अब उनके घर तैनात हो चुकी है सुरक्षा के लिए। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, बिहार में फिर हो सकती है बारिश। अगले 24 घंटे में पूर्णिया, कटिहार, सुपौल सहित 7 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। मानसून की वापसी के बाद भी बिहार में हो रही बारिश अब खत्म हो गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार के एक भी जिले में बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में 1 या 2 स्थानों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी 31 जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। उधर राज्य में खगड़िया में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है, आज कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर पहुंचेंगे अमित शाह। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहला कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के बीच आज से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू करेंगे, जो जम्मू कश्मीर का उनका दौरा शुरू भी हो गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद पहली बार अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। शाह जम्मू कश्मीर में 3 दिन तक रहेंगे और वहां सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ विकास की योजनाओं का भी जायजा लेंगे। गृह मंत्री का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब एक और पुंछ और राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों के खिलाफ आतंकी वारदातें बढ़ गई है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार सबकी निगाह गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे पर थी। 3 दिन के दौरे के पहले दिन आज अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, फिर अगले दिन जम्मू का दौरा करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच कोई ड्रग्स चैट नहीं मिली, एनसीबी सूत्रों ने दी जानकारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अनन्या पांडे से की गई पूछताछ पर मचे हंगामे के बीच आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को संकेत दिया कि बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ उनकी कथित व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स से संबंधित मैसेज के आदान प्रदान का कोई सबूत नहीं है। सूत्रों ने खुलासा किया कि एनसीबी द्वारा 2 स्टार किड्स के व्हाट्सएप संचार को गहराई से स्कैन की जा रही मैरिजुआना या कोई अन्य ड्रग्स से संबंधित किसी भी चैट का कोई सबूत या संदर्भ नहीं मिला है। अधिक संभावना है कि अनन्या से एनसीबी द्वारा मामले में एकत्र किए गए अलग अलग सुरागों के लिए उनके बयानों को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अधिकारी विस्तृत जानकारी देने से बच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2 स्टार किड्स के बीच कथित तौर पर ड्रग्स आदि मुद्दों पर चर्चा करने वालों में कम से कम 3 व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, जिसकी एनसीबी अभी जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, पीएम मोदी अक्टूबर के अंत में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के अंत में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली जाएंगे। वे इस दौरे पर इटली के साथ द्विपक्षीय मुद्दों जैसे रक्षा साझेदारी, छोटे मध्यम उद्यमों, कृषि जैसे क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों ने इटली नौसैनिक मामले के कारण संबंधों में चुनौतियों पर काबू पा लिया है और अब साझेदारी को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए मंच तैयार है। पीएम मोदी की इटली की आगामी यात्रा कोरोना वायरस प्रकोप के बाद से उनकी पहली यूरोप यात्रा है, जिसकी योजना पहले बनाई गई थी लेकिन महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि ये यात्रा भारत के शीर्ष भागीदारों में से एक
यात्रा इटली के साथ क्षेत्रों में अवसरों को एक बार फिर से नए सिरे से खोलेगी। इससे पहले 2009 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इटली का दौरा किया था। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है, कांग्रेस ने हरीश रावत की जगह अब हरीश चौधरी को बनाया पंजाब का प्रभारी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के भीतर लगातार उलटफेर जारी है। पहले मुख्यमंत्री और अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के साथ ही अब कांग्रेस ने पंजाब के प्रभारी को भी बदल दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि हरीश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरीश रावत को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हरीश रावत थे, लेकिन अब उनकी जगह पर यह जिम्मेदारी हरीश चौधरी को दी गई है। कांग्रेस द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर हरीश चौधरी ने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया जिसमें दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार जताया था। मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाने की बात भी की थी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, पेट्रोल डीजल पर कर से वैक्सीन, मुफ्त भोजन, अन्य योजनाओं का वित्त पोषण, हरदीप सिंह पुरी ने दिया बयान। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से राहत के लिए करों में कटौती की विपक्ष दलों द्वारा मांग के बीच तेल मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को कहा कि इस कर की मदद से महामारी के दौरान लाखों लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन दी गई, मुफ्त भोजन और रसोई गैस का इंतजाम किया गया तथा अन्य कई सरकारी योजनाओं के वित्त पोषण में इसको यूज किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कर को कम करने की मांग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। मंत्री ने कहा कि घरेलू दरें अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से जुड़ी हुई है, जो कई कारणों से बढ़ी है, जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यह सरल राजनीतिक कथानक हमें भारत में ही मिलता है कि कीमतें बढ़ गई है, आप अपने कर कम क्यों नहीं करते। इसलिए जब भी किसी अन्य वजह से कीमतें बढ़ती है तो कहा जाता है कि इसकी प्रक्रिया में आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लीजिए। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए करों में कटौती करेगी, जो पेट्रोल की कीमत का 54% और डीजल की कीमत का 48% से अधिक है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण, निःशुल्क खाद्यान्न, उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र द्वारा लगाए गए 32 रुपए प्रति लीटर के उत्पाद शुल्क से किया गया है। तो बहुत विवादित मुद्दा हो सकता है ये। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, केंद्र को उम्मीद कुछ राज्य अगले सप्ताह खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा लागू करेंगे, खाद्य सचिव ने बयान दिया। केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि प्रमुख तिलहन और खाद्य तेल उत्पादक राज्य अगले सप्ताह से स्टॉक सीमा लागू करना शुरू कर देंगे। इससे उनकी कीमतों को कम करने, त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने में मदद मिलेगी। केंद्र ने कहा कि घरेलू उपलब्धता में सुधार और कीमतों में तेजी को रोकने के लिए हाल ही में किए गए उपायों के कारण कीमतों में आई नरमी से 3-4 रुपए प्रति किलो का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा चुका है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अधिक होने के बावजूद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ हस्तक्षेप के कारण भारत में कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में काफी गिरावट आई है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करना पड़ा महंगा, यूपीआई भुगतान पर शुरू किया प्रोसेसिंग शुल्क वसूलना। वॉलमार्ट ग्रुप की डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने यूजर्स को अब मोबाइल रिचार्ज करवाने पर अधिक पैसे खर्च करने होंगे। फोन पे ने यूपीआई के जरिए 50 रुपए से अधिक के मोबाइल रिचार्ज पर 1 से 2 रुपए के बीच प्रोसेसिंग शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। फोन पे ऐसी पहली डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसने यूपीआई आधारित लेनदेन के लिए शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनी यह सेवा मुफ्त में दे रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, अब घर बैठे मिलेगी भवन निर्माण की अनुमति। मार्च 2022 से देश के सभी शहरों में शुरू होगी ऑनलाइन प्रणाली।
अब भवन निर्माण की अनुमति हासिल करने के लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अगले साल मार्च तक देश के सभी शहरों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अगले साल मार्च तक सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली शुरू की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा 2500 शहरों में पायलट आधार पर संचालित की जा रही है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के 8 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कहा कि आतंकवादी हमलों की साजिश के मामले में जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में कई स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की गई। उसमें विभिन्न आतंकवादी संगठनों के 8 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला जिलों में 10 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जिहादी दस्तावेज था तथा पोस्टर जब्त किए गए। इसके साथ ही 10 अक्टूबर को दर्ज आतंकवाद षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार आरोपी की कुल संख्या 21 हो गई है। तो अगली खबर में जानेंगे पेटीएम को आईपीओ के लिए सेबी से मिली मंजूरी। नवंबर मध्य तक शेयर बाजार में हो सकती है लिस्टिंग। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को अपने 16,600 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस प्रक्रिया से जुड़े एक सूत्र ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उम्मीद है कि कंपनी इस महीने के अंत तक शेयर बाजार में उतरेगी और वह तेजी से सूचीबद्ध होने के लिए आईपीओ से पहले शेयर की बिक्री को छोड़ने की योजना बना रही है। सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर यह कहा है कि सेबी ने पेटीएम के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। सूत्र ने कहा है कि कंपनी द्वारा आईपीओ से पहले धन जुटाने की योजना को छोड़ने का फैसला किसी मूल्यांकन के अंतर से संबंधित नहीं है। पेटीएम 1.47 से 1.78 लाख करोड़ रुपए का मूल्यांकन चाह रही है। अमेरिका स्थित मूल्यांकन विशेषज्ञ अश्वत्थ दामोदरन ने फर्म के गैर सूचीबद्ध शेयरों का मूल्यांकन 2,950 रुपए प्रति शेयर तय किया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर तथा किसानों के आंदोलन के 11 माह पूरे होने पर 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का शुक्रवार को आह्वान किया है। किसान संघों के एक संयुक्त मंच एसकेएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने, किसानों और सभी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी तथा गिरफ्तार किए जाने संबंधी उनकी वैध मांगों को पूरा करने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब सभी घटकों से 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध के साथ अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को तेज करने का आह्वान किया है। देखते अगली खबर में है मानवता के नाते बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की थी। संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबन पर बोले योगेंद्र यादव। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम से निलंबित किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि वह मृत बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार का दुख साझा करने उनसे मिलने गए थे, क्योंकि वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यादव को 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा से 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यादव ने कहा कि उन्हें इस मुलाकात से पहले एसकेएम के अन्य सदस्यों से परामर्श नहीं करने का खेद है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्हें दुख हुआ है। योगेंद्र यादव ने एक बयान में कहा कि किसी भी आंदोलन में सामूहिक राय व्यक्तिगत
समझ से ऊपर होती है। मुझे खेद है कि मैंने निर्णय लेने से पहले एसकेएम के अन्य साथियों से बात नहीं की। यादव ने ये भी कहा कि एसकेएम की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का वे सम्मान करते हैं और इस प्रक्रिया के तहत दी गई सजा को वे स्वीकार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के लिए पहले से कहीं अधिक लगन से काम करना वे जारी रखेंगे। तो 1 साल होते आ रहा है किसान आंदोलन को, पर सरकार का कोई भी जवाब या रवैया 3 काले कृषि कानूनों को खत्म करने का नहीं दिख रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने की संभावना। जाने कैसी चल रही है तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस साल तो संसद में कुछ काम नहीं हुआ। विपक्ष ने सिर्फ पेगासस मुद्दे पर ही बातचीत की, झगड़े किए। अब देखते हैं शीतकालीन सत्र में संसद में क्या होता है। क्या सही में लोकतंत्र में हमारे आपके जनता के मुद्दों पर बात होती है या वहां भी गंदी राजनीति ही होगी। तो जानते हैं खबर में क्या है। संसद का लगभग 1 महीने तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नवंबर के चौथे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सत्र के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सत्र की लगभग 20 बैठक होने की संभावना है और यह क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा। महामारी के मद्देनजर संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल आयोजित नहीं किया गया था और इसके बाद सभी सत्रों में बजट और मॉनसून सत्रों की अवधि में भी कोविड के कारण कटौती की गई थी। सूत्रों ने कहा कि हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकता है और 23 दिसंबर के आसपास समाप्त होगा। सरकार के पास शीतकालीन सत्र को 15 नवंबर से शुरू करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक ही समय पर होगी और सदस्य शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करेंगे। पहले कुछ सत्रों में दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग समय पर होती थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद परिसर के अंदर अधिक लोग मौजूद न रहे। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है नेपाल में भारी बारिश से बाढ़ व भूस्खलन, मरने वालों की संख्या 104 हुई। नेपाल में भारी बारिश और उसके कारण आई बाढ़ से देश के विभिन्न हिस्सों में 16 और लोगों की मौत होने के बाद बृहस्पतिवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 104 हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आपदा प्रबंधन प्रभाग के अनुसार अब तक 41 लोग लापता है और इतने ही लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक नेपाल के प्रांत संख्या में से सबसे अधिक 62 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद सुदूर पश्चिम प्रांत में 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि कर्नाली प्रांत में 7 व्यक्ति मौत का शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 3 दिन से हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन और जल प्लावन से देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक कम से कम 104 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में 3 लोगों की मौत हुई है। बागमती प्रांत में एक व्यक्ति की वर्षा जनित घटना में मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से नेपाल के 20 जिले प्रभावित हुए हैं। बहरहाल बृहस्पतिवार से मौसम की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल। क्या है सोने का भाव। तो HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 158 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 46,678 रुपए हो गई। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के मजबूती के कारण हुआ। इससे पहले पिछले कारोबार में सोने की कीमत 46,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत भी 180 रुपए उछाल के बाद 64,201 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 64,030 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के कारोबार में तेजी के साथ कीमत 1794 प्रति औंस और चांदी $24.35 प्रति औंस रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा। भारत के 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ कुछ स्थानों तेज हवाओं के साथ
ओलावृष्टि तथा हिमपात होने की भी संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को पंजाब के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और हरियाणा, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अभी भी मानसून कई कई स्थानों पर अपनी जाते जाते बारिश कर रहा है। इसी के साथ ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।